ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग मेंडल अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। कौन सा? अगेन चैप्टर रिवर्स चल रहा है। हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन का क्या मतलब होता है? भाई कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन के अंदर फीमेल कब बनती है? जब 2 एक्स होते हैं। और ह्यूमन के अंदर मेल कब बनता है? जब एक्स वाई होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए उसके पास प्रेजेंट होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी कभी जैसे टॉर्टोइज हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, एक हम लोग पढ़ेंगे आगे एक और ऑर्गेनिज्म होता है बोनीलिया। तो उसमें क्या होता है कि एनवायरमेंट जो होता है वो डिसाइड करता है कि उसमें मेल बनेगा या फीमेल। जिस एग्जाम्पल टॉर्टोइज ने पानी के अंदर मतलब क्या कर दिया, एग ले कर दिया। एंड पानी का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो फीमेल बनेगी, एंड पानी का टेम्परेचर कम है तो मेल बनेगा। तो वहां पे वाटर का जो टेम्परेचर है, मींस टेम्परेचर वहां पे डिटरमाइन कर रहा है क्या कि इसमें मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, है ना। तो ये चीज होती है। तो हम लोग यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो एक तो इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन हमारे पास 2 तरह के होते हैं। सॉरी, मैं आपको 3 तरह के पढ़ाऊंगी। एक जिसके लिए प्रेजेंट होते हैं क्या, सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जेनिक बैलेंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? जेनिक बैलेंसिंग थ्योरी पढ़ेंगे। और तीसरा मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पे कि हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जो आई थिंक आप सब लोग जानते ही हो, जो हम लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर, बिल्कुल क्लास 12 के शुरू के अंदर हमने हनी बी पढ़ी थी। तो हनी बी में ध्यान है आपको कि क्वीन थी, एग प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। एंड वो जो एग होगा अगर फर्टिलाइज होगा तो उससे फीमेल बनती है। तो फीमेल कैसी थी? डिप्लॉयड थी। और अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो एग्जैक्टली पार्थेनोजेनेसिस के अंदर क्या बन जाएगा? मेल बन जाएगा। तो ये मैं आपको अब नहीं पढ़ाने वाली हूँ, यहाँ टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग। तो अगर यहाँ पे हैप्लॉइड है तो ये क्या बन जाएगा? मेल। एंड डिप्लॉयड होगा तो ये क्या बनेगा? फीमेल। और इसके अंदर हमने देखा था एग्जाम्पल हनी बी के बारे में। तो हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। तो आप लोग क्या देख रहे हो यहाँ पे कि मेल और फीमेल को बनाने के लिए जो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं, मीन्स अगर 1 सेट होगा तो आप लोग बोलोगे मेल बनेगा। अगर डिप्लॉयड होगा पेयर के अंदर 2 सेट्स ऑफ जीनोम होंगे तो आप लोग क्या बोलोगे कि ये बन जाएगी फीमेल, ठीक है। तो ये हम लोग ऑलरेडी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे कौन सा? एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में। तो एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कौन सा, कि जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? क्रोमोसोमल। तो सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या बनेगा। तो इसके अंदर मैं टोटल आपको 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी के पढ़ाऊंगी। तो 1 मिनट पहले मैं आपको डिस्कवरी के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले इसके बारे में पता कैसे चला था? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंकिंग। एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था हैंकिंग। और ये जो हैंकिंग थे वो एक्चुअली वर्क कर रहे थे कहाँ पे? इंसेक्ट के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि इंसेक्ट के अंदर, वो भी मैं बात कर रही हूँ किसके बारे में? मेल के बारे में। तो मेल जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? ऑफ कोर्स वो प्रोड्यूस कर दे क्या? स्पर्म। तो उन्होंने देखा कि इस स्पर्म के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं कि ये तो क्या हो गए? ऑटोजोम्स हो गए, है ना। और ऑटोसोम के साथ में ये क्या होता है? एक्स। और ये क्या है? 0। ये क्या है? एक्स। और ये क्या होगा? 0। तो अगर यहाँ पे स्पर्म जो है वो 2 टाइप्स के बनते हैं। कितने? 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे। मैं ये एक्सप्लेन करूंगी कैसे, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि इसमें वो ये क्या है? 0 है ना, और इसके अंदर ये क्या है? एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है ना। तो उन्होंने फिर इसको नाम दिया था क्या? एक्स बॉडी। क्या नाम दिया इन्होंने? एक्स बॉडी। तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे 50% ऑफ स्पर्म जो होते हैं ना वो कैरी करते हैं एक्स बॉडी, एंड 50% ऑफ स्पर्म जो होते हैं उनके अंदर एक्स बॉडी क्या होती है? एब्सेंट होती है। ये क्लियर हुआ? बाद में इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विल्किंस, एंड विल्किंस ने उन्होंने एक्स बॉडी को टर्म दिया था एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। क्योंकि इस ईयर की अगर मैं बात करूं तो ये ईयर है 1980, कौन सा हो जाएगा? नहीं 80 नहीं है, 19 नहीं है, ये ईयर है 1866 वाला।
एक बार ये ईयर चेक कर लेना, मेरे ख्याल से ये ईयर है 1986 है या 5 है, जो भी डेट लेना आपने। तो मतलब ये 19th सेंचुरी की बात है बेटा। उस टाइम क्रोमोसोम्स के बारे में कोई जानता नहीं था। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विल्किंस। तो विल्किंस ने क्या किया था, इस एक्स क्रोमोसोम को टर्म दिया था, एक्स बॉडी को नाम दिया था एक्स क्रोमोसोम। तो ये समझ आ गया। तो हैंकिंग ने इसको नाम किया दिया, क्या नाम दिया था, एक्स बॉडी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा होता क्यों है ना। तो इसमें सेक्स ये क्या पढ़ते हैं, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर बेस्ड। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे पढ़ते सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग टोटल 3 टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन के अंदर। तो ह्यूमन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या पढ़ते हैं कि जब एक्स एक्स होता है तो क्या बनता है, फीमेल या मेल। तो कॉमन सेंस यूज करो, एक्स एक्स होगा तो फीमेल बनेगा, और एक्स वाई होगा तो क्या बनता है, एक्स वाई होगा तो मेल बनेगा। अब आप लोग क्या बोलोगे कि यहाँ पे ये जो फीमेल है, ये जब एग प्रोड्यूस करेगा तो इसमें एग कितने टाइप के होंगे। तो एग तो हमेशा बेटा ओनली एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग एग होगा ना। तो इसके अंदर ओनली वन टाइप ऑफ यहां से क्या होगा, एग प्रोड्यूस होता है। बट अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म कितने टाइप के बनेंगे, तो आप बोलोगे स्पर्म 2 तरह के बनेंगे, एक जिसके पास एक्स क्रोमोसोम होगा और एक जिसके पास वाई कंटेनिंग क्रोमोसोम्स होता है। तो यहाँ पे बनते हैं 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म। तो मैं क्या ऐसा बोल सकती हूँ कि जिनके अंदर आपको एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मिलेगा, उसके अंदर फीमेल जो होती है वो होमोगैमेटिक होती है। फीमेल कैसी होती है, होमोगैमेटिक। और वहीं पे मेल जो होता है, ये मेल क्या होता है, दिस इज हेटेरोगैमेटिक। अब आप लोगों ने क्या नोटिस किया है कि जब एक इंडियन कल्चर नहीं बेटा, पूरे वर्ल्ड का ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमारे इंडिया का प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जब भी घर के अंदर लड़की पैदा होती है तो उसमें हमेशा मदर को ब्लेम किया जाता है। हालांकि मदर को ब्लेम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मदर तो बेचारी ओनली वन टाइप ऑफ एग प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम किसकी, पापा की। भाई आपको अगर लड़का चाहिए तो आप एक्स वाले स्पर्म बना ही क्यों रहे हो, है ना। तो आप सिर्फ वाई वाले स्पर्म बनाओ ना। तो हम लोग को एक्चुअली ब्लेम किसको करना चाहिए, फादर को करना चाहिए। नहीं बेटा, क्योंकि हम दोनों को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि स्पर्म जो बनते हैं ना बेटा, वो भी मिलियंस में बनते हैं। अब उस मिलियंस में से जाके कौन सा एग के साथ हिट करेगा, कुछ नहीं पता। तो अब आप लोग जानते हो बेटा कि इसके अंदर ये वाला एक्स जो है एग के साथ फर्टिलाइज होगा तो क्या पैदा होगी, डॉटर पैदा होगी। और ये वाला एक्स अगर वाई के साथ फर्टिलाइज होगा तो ये क्या होगा, सन पैदा होगा। तो सन और डॉटर के पैदा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी रहेगी 50%। समझ आ गया। तो अब ये एग्जाम्पल आपको कहां पे मिलेगा, तो कॉमन सेंस की बात है कि ये एग्जाम्पल आपको मिलेगा ह्यूमन के अंदर। और इवन बेटा बर्ड्स के अंदर भी ऐसा ही नहीं, सॉरी ह्यूमन के अंदर एक और प्लांट होता है जिसका नाम है मिलेंड्रियम। क्या नाम है, मिलेंड्रियम। तो ये जो मिलेंड्रियम प्लांट होता है, इसके अंदर भी आपको बिल्कुल ह्यूमन जैसा ही मिलेगा कंडीशन। मतलब मिलेंड्रियम जो होगा एक्स वाई होगा तो वो मेल प्लांट होगा, एक्स एक्स होगा तो वो फीमेल प्लांट होगा। तो ये ध्यान रखना कि एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर जो मेल होता है ना, मेल कैसा होता है, हेटेरोगैमेटिक होता है, एंड फीमेल कैसी होती है, होमोगैमेटिक होती है। एंड डॉटर और सन के पैदा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 50%। तो ये तो याद करने की कोई जरूरत है अभी नहीं। नाउ दूसरा हम लोग यहाँ पे टाइप पढ़ेंगे एक्स 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 जीरो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ये एक्स 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 जीरो क्या हो गया, तो अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे ये डिस्कवरी की थी हैंकिंग ने। तो हैंकिंग ने यहाँ पे जो मेल देखा था, मेल के अंदर जब स्पर्म प्रोड्यूस होते तो इन स्पर्म को जब उन्होंने माइक्रोस्कोपी किया तो एक के 50% ऑफ स्पर्म के अंदर उनको एक्स क्रोमोसोम दिखाई दिया और 50 के अंदर आपको एक्स क्रोमोसोम नहीं दिखाई दिया। तो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे x0, तो x0 है तो ये कौन होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, तो ये कौन हो जाएगा,
मेल हो जाएगा, और एक्स एक्स होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगी फीमेल। तो अगेन हम बोलेंगे कि यहाँ पे इस केस में भी फीमेल जो होती है वो ओनली एक्स कंटेनिंग एग प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे फीमेल कैसी होगी, दिस इज होमोगैमेटिक। जबकि यहाँ पे जो मेल होगा वो दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, एक स्पर्म जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, एक जिसके पास वो एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। समझ आ गया पॉइंट। तो अगर मान लो कि ये वाला एक्स अगर एग के साथ फर्टिलाइज होता है तो क्या बन जाएगा, ये ऑटोसोम पेयर बन जाएगा और ये बन जाएगा एक्स एक्स। तो ये क्या बन गई, फीमेल बन गई। अगर ये वाले स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये वाला अगर इसके साथ फर्टिलाइज होता है एक्स कंटेनिंग एग के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स जीरो हो जाएगा, ये वाला स्पर्म। तो ये क्या बन जाएगा, मेल। तो मेल यहाँ पे दो तरह के स्पर्म बना रहा है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, दिस इज हेटेरोगैमेटिक। तो ये हो जाएगा होमोगैमेटिक एंड ये हो जाएगा हेटेरोगैमेटिक। अब मैम इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो इसके एग्जाम्पल याद रखना आप, काजी, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना मंदिर के अंदर कौन होते हैं, साधु होते, संत होते, पंडित जी। तो वैसे ही मौलवी जी होते, काजी होते हैं ना, तो काजी आप इसको याद रखना। तो सी से क्या होता है, सी से हो जाएगा यहाँ पे कॉकरोच, ए से हो जाएगा एस्केरिस, जी से हो जाएगा ग्रास होपर, एंड आई से तो आपने इंसेक्ट पढ़ा ही है, आई से क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंसेक्ट हो जाएगा। तो ये याद रखना इसमें क्या, कॉकरोच एस्केरिस, क्योंकि कॉकरोच भी बेटा क्या है, इंसेक्ट ही है, ग्रास होपर भी इंसेक्ट ही है, और एक आप याद रखना एस्केरिस। ये मैं काजी इसलिए लिख रही हूँ बेटा कि प्रीवियस ईयर में जो नीट ईआरपी में जो क्वेश्चन आए थे उसमें जितने एग्जाम्पल थे वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी। और सेक्स डिटर्मिनेशन पे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक भले ही आपको हल्का लग रहा होगा बेटा, बट नीट एग्जाम के लिए ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये समझ आ गया। तो इसमें ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा, काजी के अंदर आपको ऐसा कंडीशन मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, नेक्स्ट हो जाएगा इसमें, आप लोग जब एनसीईआरटी देखोगे ना तो एनसीईआरटी के अंदर एक और टाइप दिया हुआ है, जेड 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 डब्ल्यू टाइप। तो यहाँ पे क्रोमोसोम एक्स वाई नहीं है, यहाँ पे क्या है, जेड डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब जेड जेड होता है तो वो मेल होता है, एंड जेड डब्ल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, फीमेल। तो आप एक काम करो, अगर एनसीईआरटी निकालोगे ना तो इसमें मैं आपको याद करने का एक ट्रिक बताती हूँ आपको। आप सब लोग एनसीईआरटी निकालिए। एनसीईआरटी के अंदर जहां पे ये दिया हुआ है, मेरी एनसीईआरटी में पेज नंबर 85 पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो आपको फीमेल दिखाई दे रही है, सबसे पहले ह्यूमन बनाया हुआ है ना। तो ह्यूमन के अंदर मेल और फीमेल बनाया हुआ है। तो फीमेल कैसी है, एक्स एक्स है। उसके नीचे आ जाओ, और ये नीचे दिया हुआ है ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला में क्या दिया हुआ है, एक्स एक्स दिया हुआ है ना, तो एक्स एक्स अगेन क्या होगा, फीमेल। और आप लोग ये जानते हो बेटा कि इंसेक्ट के अंदर ध्यान रखना फीमेल बड़ी होती है, और वैसे हम लोग पढ़ते भी है बेटा हमेशा बायोलॉजी के अंदर हमेशा फीमेल क्या होती है, बड़ी होती है, और मेल कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तो इंसेक्ट के अंदर देखो बड़ी वाली कौन है, फीमेल। तो फीमेल में आपको क्या मिलेगा, एक्स एक्स मिलेगा। अब नीचे आ जाओ, नीचे आपको मुर्गी दिखाई दे रहा है और एक मुर्गा दिखाई दे रहा है। आप लोग बताओ इन दोनों में से सुंदर कौन होता है, तो सुंदर कौन होता है, मुर्गा मुर्गी से सुंदर होता है। तो जो सुंदर होगा उसमें आपको सेम क्रोमोसोम मिलेंगे। तो देखो ह्यूमन में सुंदर कौन, फीमेल, और इंसेक्ट में बड़ी कौन, फीमेल, और मुर्गे के अंदर सुंदर कौन, मुर्गा, ठीक है। तो जिनके अंदर जो सुंदर है वो सारे के अंदर सेम क्रोमोसोम मिलेंगे, एक्स एक्स मिलेगा, एक्स एक्स मिलेगा, और जेड जेड मिलेगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप लोग याद रखना। तो ये हो गई ट्रिक, ठीक है। तो जेड जेड क्या होगा, यहाँ पे मेल होगा, जेड डब्ल्यू क्या होगा, यहाँ पे फीमेल होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जेड डब्ल्यू होगा तो ये जो मेल होगा, यहाँ पे मेल कैसा हो जाएगा, मेल हो जाएगा यहाँ पे होमोगैमेटिक, और इस केस में यहाँ पे फीमेल कैसी हो जाएगी,
फीमेल जो होगी वो 2 तरह के एग प्रोड्यूस करेगी। कौन? 2 तरह के एग प्रोड्यूस करेगी। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे इनका डॉटर पैदा होगा या सन पैदा होगी वो डिपेंड करता है मम्मी पे। यहाँ पे लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी वो डिपेंड करता है पापा पे। यहाँ पे लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी वो डिपेंड करता है अगेन पापा पे। बट यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मम्मी पे। क्योंकि यहाँ पे मदर जो है वो 2 तरह की क्या प्रोड्यूस कर रही है? एग प्रोड्यूस कर रही है। अब इसमें पढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल के अंदर आ जाएगा हमारा परम। आप लोगों ने कभी वर्टिब्रेट्स पढ़े? वर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। क्या बोला मैंने? फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। तो आप इसमें मैमल्स को काट दीजिए क्योंकि मैमल्स में हम लोग आते हैं और हमारे अंदर एक्स 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 वाई मिलते हैं। और इसके अंदर आप लोग एक एम्फीबियंस को भी काट दीजिए। तो बचा कौन? बचा है यहाँ पे फिश, बचा है रेप्टाइल्स एंड बचा है बर्ड्स। एंड बर्ड्स तो मैंने आपको पढ़ाया ही है, ये वाला जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया हुआ है हैन का। ठीक है, तो वो तो बर्ड हो जाएगा। तो बर्ड के अलावा आप ध्यान रखना स्नेक वगैरह, रेप्टाइल्स हो गए और इसमें फिशेज हो गए। तो उनके अंदर भी आपको क्या मिलेगा? ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मिलेगा। समझ आ गया? तो इस तरीके से ये हमारा एक क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन कंप्लीट हो गया। तो ये वाला कौन सा था? दिस इज क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इनके पास प्रेजेंट होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर क्या? जेनिक बैलेंस के बारे में। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलो, तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या? जेनिक बैलेंस। ये बेटा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल मिलेगा क्या? ड्रोसोफिला के बारे में। बट आप लोग तो सोचोगे मैम ड्रोसोफिला आप हमें क्यों पढ़ा रही हो? क्योंकि अभी तो आपने बोला था ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट होता है और इंसेक्ट के अंदर हमने देखा था XX, X0 टाइप ऑफ सेक्स। सॉरी क्या मिलेगा आपको? XX, XY। ड्रोसोफिला में आपको क्या मिलेगा? XX, XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मिलेगा। देखो अभी तक इंसेक्ट में आपने क्या पढ़ा था? XX, X0 ना। ड्रोसोफिला के अंदर एक्सेप्शनली आपको कैसा मिलेगा? XX, XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मिलेगा। तो इसके अंदर मतलब बिल्कुल हमारी तरह अगर XX होगा तो ये फीमेल बनेगा और XY होगा तो मेल बनेगा। बट इसके अंदर हम पढ़ते हैं जेनिक बैलेंस के बारे में। अब ये क्या होता है कि इसका जो सेक्स होता है ना वो डिपेंड करता है इसमें नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑटोसोम्स। तो इसके रेशियो पे डिपेंड करता है। अगर ये रेशियो में बोलूं कि आ रहा है 1 तो इसमें क्या बनता है? अगर ये रेशियो 1 आता है तो यहाँ पे बनेगी फीमेल। अगर ये रेशियो 0.5 आता है मीन्स हाफ आता है तो ये पता है क्या बनेगा? मेल बनेगा। क्या बनेगा? मेल। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, रुको। अब तुम सोचोगे कि मैडम हो सकता है ना कि मोर देन 1 भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बन जाएगी? सुपर फीमेल बन जाएगी। बट ध्यान रखना ये कैसी होगी? ये फीमेल स्टेराइल होगी, है ना। अगर मान लो कि रेशियो मैम इनके बीच में आ जाए, इन बिटवीन मीन्स मोर देन 0.5 एंड लेस देन 1, तो इसमें क्या बोलेंगे कि यहाँ पे बोथ सेक्सेस इसमें प्रेजेंट होंगे। बोथ सेक्सेस मतलब यहाँ पे ये मेल और फीमेल दोनों होंगे इसके अंदर, बट वो दोनों स्टेराइल होंगे तो वो बाइसेक्सुअल होगा तो बाइसेक्सुअल। बट ये भी कैसा होगा? ये भी होगा स्टेराइल। और अगर इसके अंदर मान लो कि सपोज करो मैम लेस देन 0.5 आ जाए तो इसको बोला जाएगा सुपर मेल। बट ये भी स्टेराइल होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि सिर्फ 1 जो होता है ये फर्टाइल होता है, ये फर्टाइल फीमेल होती है, और 0.5 जो होता है ना ये फर्टाइल मेल होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको दे रही हूं यहाँ पे इसका ये जीनोटाइप है, मतलब इसके पास 4 ऑटोसोम्स है और दो एक्स क्रोमोसोम है। तो ये क्या बताओ, ये क्या बनेगा? मेल या फीमेल? तो कॉमन सेंस की बात है, हमें यहाँ पे क्या लेना है? रेशियो लेना है। एंड रेशियो में क्या लेना है? X/A लेना है ना। तो एक्स क्रोमोसोम कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 2। ऑटोसोम कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। तो ये कितना हो जाएगा? ये आएगा 0.5।
बट ये बनेगा तो मेल, बट ये मेल स्टेराइल होगा। बताती हूँ क्यों, रुको। ठीक है, ये ध्यान रखना, 0.5 आ रहा है ना, एंड 0.5 क्या बनता है, मेल बनता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये ऑटोजोम कितने हैं, 2, प्लस इसके पास 2 एक्स क्रोमोजोम है, तो क्या बनेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये डिपेंड करता है रेशियो ऑफ एक्स अपॉन वाई, सॉरी एक्स अपॉन ऑटोजोम्स। तो यहाँ पे एक्स क्रोमोजोम कितने हैं, 2, ऑटोजोम कितने हैं, 2, तो रेशियो कितना आ गया, 1। तो ये भाई क्या बन गई, यहाँ पे ये बन जाएगी यहाँ पे फीमेल। और क्वेश्चन सॉल्व कर दें। सपोज करो कि मैम अगर मैं ऐसा लिख दूं, ट्रिपल ए प्लस एक्स एक्स लिख दूं, तब बताओ क्या बनेगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स अपॉन ए लेंगे। एक्स कितना है, 2, ए कितना है, 3, तो रेशियो कितना आएगा, कितना आएगा रेशियो, मतलब वही लेस देन 1 आएगा ना, बट 0.5 से ऊपर आएगा, है ना। तो ये आएगा मतलब अप्रोक्स 0.8 के समथिंग कुछ आता है। तो 0.8 का मतलब क्या होता है कि ये बाइसेक्चुअल होगा बट स्टेराइल होगा, बाइसेक्चुअल होगा बट ये कैसा मिलेगा आपको, स्टेराइल मिलने वाला है। ठीक है, और उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। डबल ए प्लस, अब मैं ले रही हूँ एक्स वाई, तो डबल ए प्लस एक्स वाई मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक्स अपॉन ए लिखेंगे हम। एक्स कितना है, 1, ए कितना है, 2, तो वैल्यू कितना आया, ये आ जाएगा 0.5। अब देखो 0.5 बंदा क्या है, मेल, बट एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि इसके पास वाई क्रोमोसोम है, बट इस मेल के पास वाई क्रोमोसोम नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है। तो वाई क्रोमोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है, बट इस मेल को फर्टाइल बनाने में इसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये वाला जो मेल होगा वो कैसा होगा, फर्टाइल होगा। अगर मैं यहाँ पे वाई क्रोमोसोम लिख दूं ना, तो ये फिर मेल कैसा हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे एक नोट के फॉर्म में लिख देती हूँ कि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम नॉट पार्टिसिपेट in sex determination but require for fertility of male, मेल ड्रोसोफिला। तो ये जेनिक बैलेंस आपको सिर्फ मिलेगा कहां पे, ड्रोसोफिला के अंदर। समझ आ गया पक्का। चलो, तो ये कहानी कंप्लीट हो गई जेनिक बैलेंस के बारे में। एंड द लास्ट बचा इसके अंदर कौन से, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं, एक एग्जाम्पल आता है बोनेलिया, और एक आपने सुना होगा क्रिपेडुला, बोनेलिया और क्रिपेडुला एक मराइन मोलस्क है, और एक होता है बोनेलिया। ये आप लोग सर्च करना ये क्या होता है, या फिर मुझे याद दिलाना बेटा कि इस बोनेलिया का मैं आपको एक ना वीडियो शेयर करूंगी। तो इस बोनेलिया के अंदर आपको क्या मिलेगा, बोनेलिया के अंदर ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है एग, और एग के अंदर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, इसके बाद बनता है लार्वा। बट अब ये लार्वा डिपेंड करता है कि मेल बनेगा या फीमेल। अगर ये लार्वा जो है वो घूम के अगर वापस मम्मी के पास आ जाए, ठीक है, तो अगर ये नियर मदर के पास रहता है, और वो भी आपको मिलेगा कैसे, एक पैरासिटिक फॉर्म के अंदर। ये जो मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी ना, उसमें आपको क्लियर होगा। तुम्हें पता है बोनेलिया की पूरी पॉपुलेशन में आपको कभी मेल दिखाई ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो फीमेल के अंदर छुपे होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो मेल होते हैं वो फीमेल के अंदर क्या होते हैं, पैरासाइट्स की फॉर्म में रहते हैं। तो अगर ये वापस इसके अंदर जाएगा, नियर मदर के पास जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये लार्वा जो है वो बन जाता है क्या, मेल। नाउ ऐसा इसलिए होता है कि फीमेल के जो हार्मोन होते हैं ना, वो फीमेल के हार्मोन इसके अंदर फीमेल नेस को सप्रेस कर देते हैं। मम्मी के फीमेल हार्मोन लार्वा की फीमेल को सप्रेस कर देते हैं। तो जब उसको सप्रेस कर दिया तो बचा क्या, मेल। ठीक है,
और ये चला जाएगा मम्मी से दूर, फार फ्रॉम मदर, मम्मी से दूर चला गया, तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी फीमेल। तो ऐसा आपको क्रेपिडुला और बोनेलिया दोनों में सेम टू सेम चीज मिलेगी। क्रेपिडुला और बोनेलिया के अंदर ये सेम चीज मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा आपको मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे क्रोकोडाइल के बारे में। एंड एक जैसे हम लोग चीज ऑब्जर्व करते हैं, क्रोकोडाइल और लिजर्ड में भी यही होता है ना। तो क्रोकोडाइल के अंदर क्या होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, क्रोकोडाइल पता ही होगा। और पूरे एनिमल किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा जॉ जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है किसका, क्रोकोडाइल का। ठीक है, आज जो क्रोकोडाइल होते हैं ना, इसमें ध्यान रखना कि जो मेल होता है वो कंपेरेटिवली फीमेल थोड़े एग्रेसिव होते हैं। तो ये एक्चुअली याद करने का ट्रिक है बेटा, बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है ना। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो आप लोग क्या देख रहे हो कि दोनों के अंदर टेम्परेचर का एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कितना है 33 और यहाँ पे है 30। या चलो मैं ऐसा लिख देती हूँ, ये है हाई टेम्परेचर, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये है हाई टेम्परेचर और यहाँ पे होता है लो टेम्परेचर। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर के ऊपर कौन बनता है, हाई टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पे ये जो एग डेवलप होंगे तो ये बन जाएंगे मेल के अंदर और ये बन जाएंगे क्या, फीमेल के अंदर। ठीक है, क्योंकि फीमेल थोड़ी काम होती है कंपेरेटिवली। बट टर्टल के अंदर आपको बिल्कुल अपोजिट मिलेगा। टर्टल के अंदर जो एग होते हैं वो अगर टेम्परेचर हाई है तो यू नो हाई टेम्परेचर के ऊपर फीमेल बनती है। एंड हाई टेम्परेचर मतलब 33 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे लो टेम्परेचर मतलब 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल बनेगी, यहाँ पे मेल बनेगा। अब देखो थोड़ा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे कि मतलब कौन मेल फीमेल है, तो इसको मैंने कैसे याद किया है वो मैं बता देती हूँ। मेल क्या होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, है ना, और क्रोकोडाइल भी एग्रेसिव होता है ना। तो आप लोग ध्यान रखना कि ये हाई टेम्परेचर जो होता है मतलब बहुत ज्यादा हाई मतलब एग्रेसिव, तो क्रोकोडाइल एग्रेसिव, हाई टेम्परेचर भी मतलब ज्यादा, और ये मेल जो है वो भी एग्रेसिव। एक को याद कर लो, बाकी सारी कंडीशन रिवर्स करनी है बस। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा, सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आप लोग एक काम करो, एनसीईआरटी के अंदर ये जो दिया हुआ है ना, इसको आप पहले अच्छे से रीड कर लो। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका। चलो ये कंप्लीट। उसके बाद अब हम पक्का शुरू करेंगे क्या, मेंडल से। तो अब बिल्कुल चैप्टर बिल्कुल नया से शुरू से होने वाला है। चलो, तो नेक्स्ट अब हम लोग शुरू करने वाले टॉपिक कौन सा, बिल्कुल चैप्टर स्टार्टिंग से शुरू करने जा रही हूँ जेनेटिक्स के अंदर। तो जेनेटिक्स वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको डेफिनेशन के बारे में पढ़ाऊंगी, तो वो डेफिनेशन आप लोग देखिए। तो डेफिनेशन यूज्ड इन चैप्टर जेनेटिक्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जीन। मेंडल क्या कहता था, मेंडल ने यहाँ पे टर्म यूज किया था फैक्टर। मेंडल टर्म क्या यूज करता था, फैक्टर, जो बाद में, क्योंकि देखो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था ना वो हुआ था 19th सेंचुरी के अंदर, 1865 के अंदर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ था एंड 1867 के अंदर पब्लिश हुआ था। जबकि जीन के बारे में तो हमें अभी 20th सेंचुरी में पता चला था। तो मेंडल को उस टाइम जीन के बारे में पता नहीं था। तो मेंडल ने एक पर मतलब ये काफी क्लोज था जीन के, है ना। तो मेंडल ये कहता था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो करेक्टर होता है उस करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए होता है फैक्टर। और हम लोग जानते भी है बेटा कि ये फैक्टर कौन होते हैं, ये फैक्टर होते हैं जीन। तो मेंडल ने ये बोला था कि वन फैक्टर और ये होता है क्या, वन करेक्टर। तो कोई भी एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कितने फैक्टर्स होते हैं, वन फैक्टर होते हैं या फिर वन करेक्टर होते हैं। ये क्लियर हो गया। तो क्या इसका कोई एक्सेप्शन हो सकता है क्या, इसका कोई एक्सेप्शन हो सकता है क्या, बिल्कुल। इसके दो एक्सेप्शन हो सकते हैं। कैसे, कि अगर मान लो कि एक करेक्टर को एक से ज्यादा
ज्यादा फैक्टर या फिर एक से ज्यादा जीन कंट्रोल कर रही हो, ये एक जीन है ए, ये वाला जीन हो गया बी एंड ये वाला हो गया जीन सी। तो एक करेक्टर को कितने फैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं? मोर देन वन। तो मोर देन वन जीन, तो इसको बोला जाएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और ये हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ये ध्यान रखना। दूसरा क्या हो सकता है कि एक अकेला फैक्टर या एक जीन, ये जीन कितनी है? वन। तो वन जीन जो है वो एक से ज्यादा करेक्टर प्रोड्यूस कर रही है, एक से ज्यादा करेक्टर प्रोड्यूस करेगा, मोर देन वन करेक्टर प्रोड्यूस होगा। तो इसको बोला जाता है प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या बोलेंगे इसको? प्लियोट्रॉपिक जीन। अब आप लोगों ने क्लास ये शायद हम लोगों ने फिनाइल कीटोन यूरिया जब पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फिनाइल कीटोन यूरिया। तो उसमें एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि ये एक तरह की प्लियोट्रॉपिक जीन है। अब प्लियोट्रॉपिक जीन का मतलब हुआ कि है तो एक ही जीन, बट उसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे करेक्टर आ रहे हैं। कैसे मैम? जैसे एग्जांपल फिनाइल कीटोन यूरिया में होता है क्या है कि जीन में म्यूटेशन होता है। कौन से एंजाइम की जीन में? तो आप लोगों ने पढ़ा था फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, उसकी जीन में म्यूटेशन हुआ। तो उसके फलस्वरूप क्या होगा? उसका एंजाइम नहीं बनेगा, और जब एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो उस केस में हुआ क्या था? फिनाइल एलेनिन का अक्यूमुलेशन हो गया, जो फाइनली बनता है कीटोन बॉडी। तो वहां पे कीटोन बॉडी का सिंथेसिस हो रहा है। कीटोन बॉडी ब्रेन के अंदर जा रही थी, तो मेंटली रिटायर्ड हो रहे थे, और कीटोन बॉडी यूरिन में भी दिख रही थी। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? कीटोन, फिनाइल कीटोन यूरिया। तो हुआ तो एक म्यूटेशन, बट उसकी वजह से सिम्टम्स इतने सारे आ रहे हैं। तो यानी एक जीन में म्यूटेशन हुआ, बट उसकी वजह से करेक्टर बहुत सारे आ रहे हैं। तो क्या बोलेंगे इसको? प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या आप कोई और प्लियोट्रॉपिक जीन की एग्जांपल बता सकते हो? ऑफ कोर्स। क्या? प्लियोट्रॉपिक जीन के एग्जांपल ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर। क्योंकि उन डिसऑर्डर का सिर्फ हमेशा बॉडी के अंदर एक ही सिम्टम्स नहीं होता है बेटा। जैसे सिकल सेल एनीमिया, गाग की जगह गुग हुआ था, तो एक्चुअली डीएनए में चेंज हुआ था, एक ही जगह टी आ गया, उसकी वजह से एमआरएनए चेंज हो गया। एमआरएनए की वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया था, उसकी वजह से बीटा चेन का मतलब हीमोग्लोबिन का पॉलीमराइजेशन हो गया, उसकी वजह से आरबीसी का शेप चेंज हो गया था, उसकी वजह से एनीमिया हो गया था, उसकी वजह से बॉडी की सारी ऑर्गन जो है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से मतलब बेचारे ठीक है टॉलरेट कर रहे थे। और फिर उसके बाद आपने देखा था कि वहां पे ब्लड क्लॉट भी हो जाता है ना। तो हुआ क्या? एक म्यूटेशन, बट सिम्टम्स इतने सारे। तो ये क्या हो जाएगा? प्लियोट्रॉपिक जीन। तो ऐसा फिनाइल कीटोन यूरिया कोई अकेला कोई एक्सेप्शन नहीं, मतलब एग्जाम्पल नहीं है। आप लिखोगे सारे जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे हमने डाउन सिंड्रोम पढ़ा था, है ना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ा था, तो उसमें हुआ क्या था? क्रोमोसोम एक एक्स बढ़ रहा था, ये कम हो रहा था, पर उसकी वजह से हुआ क्या? बॉडी के अंदर सिंड्रोम तो कितने आए थे, बहुत सारे सिम्टम्स आए थे ना। तो वो भी एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? प्लियोट्रॉपिक जीन का हो जाएगा। तो इसका मतलब वैसे मेंडल कहता था वन फैक्टर इज इक्वल टू वन करेक्टर, बट इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन मैंने कंप्लीट कर दिया है, इतना ही पढ़ना था आपको। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पूरा एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो एक तो ये जेनेटिक्स के अंदर टर्म यूज होता है फैक्टर। अब दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या? एलील के बारे में, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं और एलिलोमॉर्फ। और ध्यान रखना ये इस चैप्टर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम के अंदर आता है तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसको गलत करके आएंगे, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था कि एलील का मतलब होता है, एलील का क्या मतलब होता है? टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड एज एलील। अब ये क्या है टू अल्टरनेटिव फॉर्म? कहाँ पे होती है, क्यों होती है, क्या करती है? कुछ नहीं पता, बस टू अल्टरनेटिव फॉर्म, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर मान लो कि ये हमारे पास अगर क्रोमोसोम नंबर 4 थे मान लीजिए, तो ये क्रोमोसोम भी हमारे पास कौन सा होगा? 4th। इसका मतलब ये दोनों क्रोमोसोम कैसे? होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये दोनों क्या है? सेम क्रोमोसोम है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब मैं आपको बोल रही हूँ होमो मीन्स क्या होता है? सेम, एंड लोगस मतलब क्या होता है? लोकस, एंड लोकस मतलब क्या होता है? लोकेशन ऑफ जीन। लोकस
या फिर प्लूरल हो जाएगा इसका लोकाई, ठीक है। और इसका मतलब होता है लोकेशन ऑफ जीन, लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, तो इसको बोला जाता है लोकस। तो हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। मीन्स इसके अंदर अगर जीन यहां प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अगर जीन यहाँ है तो इसमें भी जीन कहाँ पे होगी, सेम लोकस पे होगी। इसके अंदर जीन यहाँ पे है तो इसके अंदर भी यहाँ पे होगी। इसके अंदर जीन यहाँ है तो इसमें भी जीन यहाँ पे होगी। इसमें जीन यहाँ पे है तो इसमें भी जीन कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। इसमें जीन यहाँ पर है तो इसमें भी यहाँ पर होगी। इसमें जीन यहाँ है तो इसमें भी जीन यहाँ पर होगी। इसमें जीन यहाँ पर है तो इसमें भी जीन यहाँ पे होगी। तो इसको क्या बोला जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्लियर हो। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक जीन प्रेजेंट है जो एक्चुअली हाइट से रिलेटेड है, तो इसको क्या बोला जाएगा, टॉल वाली जीन। तो ये कैपिटल टी है, तो इसके सामने यहाँ पे भी कौन होगा, यहाँ पे भी होगा कैपिटल टी। तो बेटा इसको बोला जाता है एलील। इसको क्या बोला जाएगा, एलील। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जीन और एलील के अंदर। तो आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पे हाइट एक जीन है, हाइट एक जीन है, बट इस जीन के दो फॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये एक पूरी जीन है, बट इस जीन के आपको दो फॉर्म यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जीन कितना होता है, 1, बट एलील कितने, 2। देखते हैं कैसे। अगर मान लो कि इस वाली जीन के अंदर अगर हो जाए म्यूटेशन, अब ये पॉइंट ध्यान से सुनना, अगर इस जीन के अंदर क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो म्यूटेशन की वजह से ये जीन बेचारी क्या हो जाएगी, खराब। तो इस खराब होने पर इस जीन को कैसे लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर से, मतलब रिसेसिव जीन। तो ये रिसेसिव जीन बेचारी कभी किसी जमाने में डोमिनेंट हुआ करती थी, जिसको खराब कर दिया म्यूटेशन ने। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिसेसिव जीन इवॉल्व फ्रॉम डोमिनेंट जीन बाय म्यूटेशन। रिसेसिव जीन इवॉल्व फ्रॉम डोमिनेंट जीन बाय म्यूटेशन, सिंपल। तो अब देखो इसके कितने फॉर्म बन गए, यहां से बन जाएंगे 2 फॉर्म। तो इसको बोला जाएगा क्या, एलील। तो ध्यान रखना ये एक जीन है हाइट की, बट कैपिटल टी स्मॉल टी मींस डोमिनेंट जीन और रिसेसिव। तो डोमिनेंट और रिसेसिव 2 क्या है, एलील है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलील कहां प्रेजेंट होते हैं। अब ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम का क्वेश्चन। तो प्रेजेंट ऑन सेम लोकस और डिफरेंट लोकस, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। जैसे मान लो 4 ऑप्शन दे दिया, मैं क्वेश्चन ही लिख देती हूँ। क्वेश्चन आपको दिया होता है कि एलील प्रेजेंट ऑन, पहला ऑप्शन दे रखा है सेम लोकस ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। दूसरा ऑप्शन डिफरेंट लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। तीसरा डिफरेंट लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। चौथा दे रखा है आपको सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आंसर क्या करेंगे, तो जिनको ये डेफिनेशन पता था ना कि 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, तो 2 अल्टरनेटिव फॉर्म से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान रखना। तो एलील्स जो होती है वो कहां प्रेजेंट होते हैं, एलील्स जो होती है वो प्रेजेंट होते हैं सेम लोकस पे होमोलोगस क्रोमोसोम के, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान रखना ये दोनों एलील है, ये दोनों एलील है, बट ये और ये एलील नहीं है क्योंकि लोकस डिफरेंट हो गया। ये दोनों एलील है, ये दोनों एलील है, ये 2 एलील है, ये भी एलील है, बट ये सारे डिफरेंट जीन है। पॉइंट समझ आया। तो ध्यान रखना जीन एक होती है, बट इसके एलील्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। अब कोई कंपलसरी नहीं है कि वो हमेशा 2 डिफरेंट फॉर्म ही हो। मान लो इधर कैपिटल टी है और इधर भी कैपिटल टी है, एक जीन के 2 एलील होते हैं, बट दोनों के दोनों एलील जो है वो हमेशा ऑल्टरनेट हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो इसी के बेस्ड हम लोग क्या लिखते हैं कि इधर मान लो कैपिटल टी है तो इधर भी कैपिटल टी है, तो सेम हो गया एलील। अगर मान लो कि म्यूटेशन इधर भी हो जाए और ये भी कन्वर्ट हो जाए स्मॉल टी के अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पे स्मॉल टी, ये भी स्मॉल टी, तो ये तो सेम ही एलील हो गया, है ना। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है पता कि एलील हमेशा 2 डिफरेंट ही हो, ठीक है। अभी मैं और समझाती हूँ, देखो कैसे। तो थर्ड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं होमोजाइगस कंडीशन।
होमोजाइगस कंडीशन, और एक हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब होमोजाइगस का मतलब क्या है, ये कंडीशन बेटा इंडिविजुअल की है, कि मतलब इंडिविजुअल के अंदर ये जो जीन प्रेजेंट है ना, तो अगर इसके दोनों सेम फॉर्म है, लाइक कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, तो आप इसको क्या बोलोगे होमोजाइगस। ये इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इसमें जैसे एग्जांपल की बात करती हूँ, कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा होमोजाइगस। तो होमोजाइगस का मतलब होता है इफ सेम alleles present on same locus of homologous chromosome, तो इसको बोला जाएगा होमोजाइगस कंडीशन, या फिर सिंपली इसको बोल सकते हैं हम लोग और प्योर। अब हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है, यहाँ कैपिटल टी है और यहाँ स्मॉल टी है, तो दिस इज हेट्रोजाइगस, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इम्प्योर, और या फिर इसको हम लोग और बोल सकते हैं हाइब्रिड। क्या बोल सकते हैं इसको, हाइब्रिड। इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी। हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर आपको मिलेगा क्या, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, ठीक है। तो यानी अब हम इसको डिफाइन करेंगे, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इसको क्या बोला जाएगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये क्लियर हो गया पक्का। बट इसमें एक हम लोग एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप लोग यहीं पे कंटिन्यू करना, यहाँ पे हम लोग एक एक्सेप्शन डिस्कस कर रहे हैं। देखो मान लो कि ये हमारे पास एक जीन है, इसमें म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन से ये बन गया स्मॉल ए, इसमें एक और म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से ये बन गया ए स्टार, इसमें एक और म्यूटेशन हुआ ये बन गया ए नॉट, इसमें एक और म्यूटेशन हुआ ये बन गया ई कैप, इसमें एक और म्यूटेशन हुआ तो ये बन गया ए डैश। तो यहाँ पे पता है इस जीन के कितने एलील्स है, 1 2 3 4 5 6, इसको बोला जाएगा मल्टीपल एलील्स। इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील्स। तो ये हो जाएगा इसका एक्सेप्शन। अब तक हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, अब तक हम पढ़ते कि एलील के 2 फॉर्म होते हैं, बट यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ोगे, जीन के मोर देन 2 एलील्स होंगे। यहाँ पे हर एक जीन का क्या होगा, मोर देन 2 एलील्स होते हैं। 2 एलील होना नॉर्मल कंडीशन है, बट मोर देन 2 होना मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है, जिसको हम बाद में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, घबराइए मत। ये क्लियर हो गया। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ 4 डेफिनेशन पढ़ाई है, फैक्टर, एलील, होमोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब क्या, डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन। आई नो बेटा तुमको पता होगा, बट अभी मुझे पढ़ाने दो, रुको, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अब क्या, 5th डोमिनेंट जीन के बारे में, और फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट रिसेसिव जीन, फिर हम पढ़ेंगे फिनोटाइप, फिर हम पढ़ेंगे जीनोटाइप, एंड लास्ट फिनोकॉपी। बस। तो डोमिनेंट जीन का मतलब क्या होता है, देखो रिसेसिव जीन का मतलब होता है कि वो म्यूटेशन की वजह से खराब हो गई है। तो इसका मतलब रिसेसिव जीन कहां से इवॉल्व होती है, इवॉल्व फ्रॉम डोमिनेंट जीन, वो भी कैसे, बाय म्यूटेशन। तो म्यूटेशन होने की वजह से वो जीन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, बेचारी यूजलेस हो गई। बट एनसीईआरटी के अंदर रिसेसिव जीन को 3 तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है। आप लोग पेज नंबर निकालिए। हम लोग क्या बोलते हैं कि जीन खराब हो गई है, पर कोई गारंटी नहीं है कि जीन पूरी तरीके से खराब हो। तो आप लोग पेज नंबर निकालो, मेरा तो 76 दिया हुआ है। 76 में मतलब जहां पे ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम, उसमें
सबसे बिल्कुल नीचे आ जाइए। तो इसमें देखो आपको 1 2 3 3 डेफिनेशन लिखे होंगे। पहला दिया हुआ है नॉन और लेस फंक्शनल एंजाइम, फिर दूसरा बात दिया हुआ है नॉन फंक्शनल एंजाइम, और तीसरा दिया हुआ है नो एंजाइम एट ऑल। इसका मतलब जीन खराब हुई है, पर खराब कितनी हुई है? हो सकता है कि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है कि अब वो एंजाइम ही नहीं बना रही है, ठीक है। या फिर दूसरा कि वो एंजाइम तो बना रही है पर वो एंजाइम कुछ काम का ही नहीं है, ठीक है। तीसरा ये हो सकता है कि वो एंजाइम तो बना रही है बट वो एंजाइम कैसा है? लेस फंक्शनल। तो आप समझ आ गया। तो रिसेसिव जीन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? पहला ये क्या हो सकता है? लेस फंक्शनल, मतलब मैं इसको ऐसे समझा देती हूँ, नो एंजाइम एट ऑल। क्योंकि हो सकता है कि म्यूटेशन कहां पे हुआ होगा? प्रमोटर पे हुआ होगा, याद है डीएनए? तो प्रमोटर पे, या फिर हमने पढ़ा था रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है टाटा बॉक्स, वहां पे म्यूटेशन हुआ, तो उसकी वजह से अब इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज उसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो कोई प्रोटीन ही नहीं बनेगा। तो यहां से आएगा नो एंजाइम एट ऑल, नो एंजाइम एट ऑल हो सकता है। या फिर दूसरा हो सकता है नॉन फंक्शनल एंजाइम, मतलब एंजाइम तो बन रहा है, नॉन फंक्शनल एंजाइम मतलब एंजाइम तो बन रहा है बट एंजाइम कुछ काम का ही नहीं है। और तीसरा हो जाएगा इसके अंदर क्या? और तीसरा हो जाएगा इसके अंदर लेस फंक्शनल, क्योंकि म्यूटेशन की वजह से वो पूरा खराब हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो ये हो सकता है लेस फंक्शनल एंजाइम। और उसके अलावा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि नॉर्मल भी हो सकता है। अभी नॉर्मल कैसे है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो ये 3 डेफिनेशन कहाँ पे क्या आता है वो रुक जाओ, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक बार बस लिख के छोड़ देती हूँ। ये आपको मिलेगा कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर, कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर, और ये आपको मिलेगा इन कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर। बस आप लिख के छोड़ दो, क्योंकि जब मैं आपको कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझाऊंगी तब ये एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। ये नॉर्मल का मतलब ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल का मतलब कुछ और होता है ये, ठीक है। तो आ जाओ, तो इसका मतलब क्या होता है? एक हेल्दी जीन, या फिर इसको और बोल सकते हैं कि इससे बनने वाला एंजाइम क्या होगा? पूरी तरीके से फंक्शनल होगा। तो एक हेल्दी जीन, और या फिर बोल सकते हैं एक फंक्शनल जीन को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमिनेंट जीन। तो ये तो कहीं से इवॉल्व नहीं होती है, इसको तो भगवान ने जैसा बनाया था वो वैसी ही है अभी, है ना। अब इनको लिखने का तरीका क्या होता है? तो आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि रिसेसिव जीन को हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर से। बट डोमिनेंट जीन को लिखने का तरीका क्या होता है? तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय, फर्स्ट आ जाएगा इसके अंदर कैपिटल लेटर। पहला कौन सा? कैपिटल लेटर। जैसे आपने इसमें एग्जांपल पढ़ा होगा कैपिटल टी, है ना। दूसरा इसके अंदर एक और तरीका है कि आपने रिसेसिव जीन के ऊपर प्लस लिख दीजिए। कैसे? जैसे ये स्मॉल टी है ना, स्मॉल टी के ऊपर आप प्लस लिख दीजिए। मैं आगे जाके लिखूंगी ऐसा, एम के ऊपर मैंने प्लस लिख दिया, फिर मैंने डब्ल्यू के ऊपर मैंने प्लस लिख दिया, फिर उसके बाद मैं ऐसा लिखूंगी आगे, वाई के ऊपर मैंने क्या लिख दिया? प्लस लिख दिया। तो स्मॉल लेटर तो क्या होता है? रिसेसिव, बट रिसेसिव के ऊपर प्लस लिखने का मतलब जीन नॉर्मल है, मतलब हेल्दी है। हेल्दी मतलब क्या होगा? डोमिनेंट जीन। या फिर तीसरा तरीका होता है ओनली प्लस। कैसे? ओनली प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे इसमें मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ, यहाँ पे सपोज करो एग्जाम के अंदर तुम्हें ऐसा लिखा हुआ है प्लस प्लस ऑब्लिक ए बी लिखा हुआ है, प्लस प्लस ऑब्लिक ए बी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब पता है क्या है? ये प्लस का मतलब क्या है? देखो ये जीन कौन सी है? ये वाली जीन स्मॉल ए है, ये वाली जीन कौन सी है? स्मॉल बी। ऐसे लिख दिया। अब बताओ इसका प्लस का मतलब क्या है? डोमिनेंट। तो इसका डोमिनेंट क्या होगा? ए। इसका डोमिनेंट क्या होगा? बी। तो आप चाहे इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही। पॉइंट समझ आ गया? पक्का? तो डोमिनेंट जीन को आपने छोटी क्लास में सिर्फ एक ही तरीके से रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल लेटर से, बट अब मैं 4 तरीके लिखा दी। एक 4th तरीका होता है, लिखा होता है वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप।
अगर सिंपली लिखा हुआ है वाइल्ड टाइप, तब भी आप समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है, डोमिनेंट जीन की बात कर रहा है। तो इस तरीके से 4 तरीके होते हैं डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट करने का। तो आई थिंक सो आपको डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन के बारे में पता चल गया होगा, पक्का? चलो, उसके बाद में हाँ मतलब क्लास का टाइम होने वाला है, तो मैं 2-3 डेफिनेशन और बता देती हूँ, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे जीनोटाइप। तो जीनोटाइप को बेटा मुझे कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, दिस इज जीन जो प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो जीनोटाइप का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, या सिंपली बोल सकते हैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जीन इन ऑर्गेनिज्म। मीन्स आप कौन सी जीन कैरी करते हो, बस ये होता है आपका जीनोटाइप, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ये क्या हो जाएगा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसको बोलते हैं जीनोटाइप, या जीन रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। में एक्सप्लेन कर दी रुको। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, फिनोटाइप के बारे में। तो देखो अब ये प्लीज, अगर आपको फिनोटाइप का डेफिनेशन पूछा जाए तो वो छोटी क्लास वाली डेफिनेशन नहीं लिखने आनी, एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम फिनोटाइप बोलते हैं, वो डेफिनेशन गलत है बेटा। हाँ, मेंडल ने जिन करेक्टर को स्टडी किया था वो सारे करेक्टर कैसे थे, एक्सटर्नल थे, बट इसका मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हमेशा फिनोटाइप एक्सटर्नल करेक्टर ही हो। मेंडल ने जिनको स्टडी किया था वो सारे करेक्टर एक्सटर्नली दिखाई देते थे, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे ब्लड ग्रुप के बारे में, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, क्या ब्लड ग्रुप के बारे में। तो यू नो ब्लड ग्रुप के पता है कितने फिनोटाइप होते हैं, ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप होते हैं ए बी ए बी और ओ। ये ए बी ओ ये जो लिखते हो ना, ये फिनोटाइप है। और क्या आप लोग ब्लड ग्रुप देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते हो ना। तो फिनोटाइप हमेशा एक्सटर्नल अपीयरेंस ही नहीं होता है। तो फिनोटाइप का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हम लोग प्लांट के अंदर मेंडल का ही एग्जांपल ले रही हूँ मैं, कौन सी जीन ले रही हूँ, हाइट वाली जीन ले रही हूँ, ठीक है। तो इसके कितने एलील्स होते हैं, 2 एलील्स होते हैं, एक कैपिटल टी और एक होता है स्मॉल टी। अब मुझे चीज बताओ कि ये कैपिटल टी जब प्रेजेंट होता है तो प्लांट कैसा हो जाता है, टॉल, और जब स्मॉल टी प्रेजेंट होता है तो प्लांट कैसा हो जाएगा, बेचारा ड्रॉप हो जाएगा। नाउ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कैपिटल टी क्या है, जीन है, और इसको भी मैं लिख देती हूँ जीन है। ये बेटा आपकी क्लास 10th में लिखा हुआ था, बताती हूँ कैसे। देखो जीन से पहले क्या बनता है, कॉमन सेंस की बात है कि जीन से पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए से ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा। एंड हो सकता है कि ये प्रोटीन कोई एंजाइम हो। एंड यू नो एक्चुअली ये हाइट वाली जो जीन थी ना, ये बेसिकली यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड होता है, प्लांट हार्मोन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड। तो उस जिब्रेलिक एसिड का क्या करवाता था, सिंथेसिस करवाता था। तो ये जो एंजाइम है ना, ये एक बायोसिंथेटिक पाथवे का एंजाइम है, किसका, जिब्रेलिक एसिड का सिंथेसिस करवाने वाले का, ठीक है। तो उसकी वजह से जिब्रेलिक एसिड तो प्लांट की क्या करेगा, लेंथ बढ़ा देगा, तो ये क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। बट इसके अंदर देखा गया कि इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, नो एंजाइम एट ऑल। तो यहां से ये एंजाइम नहीं बना, ना तो इसका ट्रांसलेशन हुआ, ना इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ना जिब्रेलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। तो प्लांट की हाइट एक बेसिक हाइट रह गई, एंड 0 हाइट नहीं, जो बेसिक थी बेसिक ही रह गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इधर देखना आप, ये होता है फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि जीन प्रोटीन बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है, और वो प्रोटीन भी कैसी, फंक्शनल प्रोटीन, कि जीन जो है फंक्शनल प्रोटीन बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है, दिस इज फिनोटाइप। तो फिनोटाइप का मतलब होता है क्या, और जीन जब प्रोटीन बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन। तो हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप का मतलब होता है वेदर जीन एक्सप्रेस itself or not, बस दिस इज phenotype। ये क्लियर हो गया।
अब उसके बाद में लास्ट हम लोग 2 डेफिनेशन और पढ़ेंगे पक्का। अब 5 मिनट लगेगा उसको, ठीक है, लेस देन 5 मिनट। इसको मिटा दो। तो एक मैं आपको पढ़ाने वाली हूं अब हेमीजाइगस कंडीशन। जैसे एक हम लोगों ने होमोजाइगस पढ़ा था ना, और एक हम लोगों ने हेट्रोजाइगस पढ़ा था, तो वैसा ही हम लोग एक पढ़ते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। अब ये क्या होता है मैम? डेफिनेशन नंबर 9, हेमीजाइगस। तो ये हम लोग एग्जाम्पल इसमें पढ़ते हैं ह्यूमन मेल। कौन आता है? ह्यूमन मेल। फीमेल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखो ये इसके पास क्या होते हैं? 2 ऑटोजोम्स होते हैं। तो ऑटोजोम तो आपको सारे कैसे मिलेंगे? ऑटोजोम तो आपको सारे पेयर के अंदर मिलेंगे, जैसे 1 1, 2 2, 3 3। तो ये सारे आपको हमेशा कैसे मिलेंगे? पेयर के फॉर्म में मिलेंगे। बट अगर मैं एक्स क्रोमोसोम की बात करूं और वाई क्रोमोसोम की बात करूं, इनको जरा ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा एक्स क्रोमोसोम, ये हो जाएगा वाई क्रोमोसोम। जो आप लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर कि एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम था, और जिसके ऊपर नंबर ऑफ जीन कितना होता है? 2 3 1। 1 2 3 नहीं, 2 3 1, बस इतनी ही जीन होती है। तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया है कि एक्स क्रोमोसोम पे जो भी जीन होगी वो कितनी होगी? उसकी कोई कॉपी नहीं है बेटा। और वाई क्रोमोसोम के ऊपर जीन है, उसका भी कोई कॉपी नहीं होगा। तो इसका मतलब ह्यूमन जो है वो सेक्स क्रोमोसोम के लिए क्या हो गया? पेयर होगा या नहीं होगा? ह्यूमन मेल नहीं होगा। ये इसके लिए बिहेव करेगा एज अ हैप्लॉइड। ये क्या हो जाएगा? इसके लिए ये हो जाएगा हैप्लॉइड। पर खबरदार अगर किसी ने इसको हैप्लॉइड बोला तो। क्यों? क्योंकि इनमें तो 22 पेयर्स जो है, 22 पेयर्स, वो तो बेटा सारे के सारे पेयर है ना, वो तो सारे पेयर है। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि इसको हैप्लॉइड लिखना अच्छी बात नहीं है। हालांकि इसके पास सिर्फ एक ही इसकी कॉपी होती है, यहाँ पे 2 अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं होते हैं इसके पास, ओनली 1 कॉपी होगी। तो इसके पास एक्स क्रोमोसोम पे जो भी जीन होगी वो सिर्फ 1 कॉपी होगी, वाई क्रोमोसोम पे जो भी जीन होगी वो 1 कॉपी होगी, याद रखना, ठीक है। तो दैट्स वाई हम लोग बोलेंगे कि ह्यूमन जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम से क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम की जीन के लिए वो हेमीजाइगस होता है। कैसा होगा? हेमीजाइगस। ये क्लियर हो गया? तो इसलिए शायद हम लोगों ने पढ़ा भी था बेटा कि एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर या फिर रिसेसिव हो। अब जीन एक ही है, डोमिनेंट होगी तब भी एक्सप्रेस होगी, रिसेसिव होगी तब भी एक्सप्रेस होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ह्यूमन मेल के अंदर रिसेसिव जीन एक ही है, कॉपी एक ही है ना, तो वो एक्सप्रेस होगी ही होगी, चाहे यहाँ पे कंडीशन होमोजाइगस आए या नहीं आए। वही हम लोग क्या बोलते हैं कि रिसेसिव जीन अपने आप को कब एक्सप्रेस करती है? होमोजाइगस कंडीशन में। बट यहाँ पे तो सिर्फ एक कॉपी है ना, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी ही करेगी, मीन्स वो बिहेव करेगी एज ए डोमिनेंट। चलो मैंने कुछ नहीं बोला, छोड़ो, ये समझ आ गया। एंड उसके बाद लास्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, और इसलिए मैंने बोला भी था बेटा कि ह्यूमन मेल जो होता है वो ज्यादा प्रॉन होता है। किसके लिए? ये ज्यादा प्रॉन होता है सेक्स लिंक डिसऑर्डर के लिए, क्योंकि इस बेचारे के पास एक ही कॉपी होती है, चाहे वो एक्स पे हो चाहे वाई पे, और एक ही कॉपी खराब, तो इसमें आएगा ही आएगा सिम्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लास्ट पढ़ते हैं यहाँ पे फिनोकॉपी। फिनोकॉपी तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, फिनो मीन्स क्या होता है? फिनो मतलब होता है फिनोटाइप, और कॉपी मतलब होता है सेम। तो यानी 2 डिफरेंट जीनोटाइप रखने वाले प्लांट का सेम फिनोटाइप आ रहा है। कैसे मैम? जैसे ये प्लांट टॉल है, ये प्लांट आपको कैसे दिखाई दे रहा है? टॉल। ये प्लांट कैसा होना चाहिए? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये आप बोलोगे होना तो चाहिए ड्रॉप। बट मान लो कि खुद तो जिब्रेलिक एसिड अगर नहीं बना रहा है, पर मैंने बाहर से जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दिया, लो, तो बाहर से एक्सटर्नली जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टॉल। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि इनका फिनोटाइप क्या हो गया? सेम, बट जीनोटाइप क्या है? अलग। अब आपको बहुत सारी जगह क्वेश्चन भी लिखा होगा, मिला, ऐसा मिलेगा कि एक स्मॉल टी प्लांट है,
जिसके ऊपर मैंने जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दिया तो उसकी वजह से वो टॉल हो गया। अब बताओ कि इस प्लांट को अगर मैं क्रॉस करूं इस प्लांट के साथ, हेटेरोजाइगस टॉल के साथ, तो बताओ इसकी ऑफस्प्रिंग क्या पैदा होगी। तो बेटा किसी को बॉर्नविटा खिलाने से उसकी जीन चेंज नहीं होती है। किसी को अगर मैं पर्सन को ग्रो, अगर उसका हाइट इंक्रीज नहीं हो रहा है और उसको अगर मैं इंजेक्शन दे दूं ग्रोथ हार्मोन की, तो खुद तो टॉल होगा, बट ये कोई गारंटी नहीं है कि उसके बच्चे जो है वो टॉल होंगे। क्यों? क्योंकि हम जीन को नहीं चेंज कर सकते। तो बॉर्नविटा खिलाने से जीन चेंज नहीं होते। तो ये तो टॉल आपको दिख तो रहा है टॉल, बट एक्चुअली इसका जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। और इसको हम लोग क्रॉस किसके साथ करवा रहे हैं? इसके साथ। तो आप लोग बोलोगे कि आप आंसर यहाँ पे ऑल टॉल नहीं दोगे, आप दोगे कि यहाँ पे 50% टॉल होंगे एंड 50% यहाँ पे कैसे होंगे? ड्रॉप होंगे। तो ये ध्यान रखना, बॉर्नविटा खिलाने से वो जेनेटिकली टॉल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन सारी हो गई कंप्लीट। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी मेंडल के बारे में। तो डेफिनेशन हमारी हो गई। तो आज की क्लास में हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा है और एक हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ, तो इसमें अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 2 लेक्चर और लगने वाले हैं, उसके बाद में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो।